हेलो एवरीवन। तो देखिए आज का एडिटोरियल जो है उसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला वाला आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि किस तरीके से अभी जो एसर है उसने अपनी रिपोर्ट लेके आई है, तो उसमें भी एजुकेशन का जो ट्रेंड है इंडिया में वो बताया जा रहा है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें भी बोला गया है कि जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर 2023 है, ठीक है, उसकी बात की गई है कि किस तरीके से उसमें जो 14 से लेकर 18 साल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है और उनकी जो भी लर्निंग निकल के आई है वो क्या लेवल पे अभी चल रही है। तो इसमें बोला गया है कि वो जो फाउंडेशनल लर्निंग है उसका सही बेसिस नहीं है, वो लोग अच्छी लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, और जो 14 साल से 18 साल के बच्चे हैं उनको क्लास 2 की भी किताबें अच्छी फ्लुएंसी के साथ वो पढ़ नहीं पा रहे। तो अभी जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का वो बहुत ही खराब चल रहा है इस हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। और 26% ऑफ दी जो 14 से 18 ईयर के बच्चे हैं वो दो दो क्लास सेकंड लेवल की भी किताबें अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, जो 26% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और 2018 में यही बताया गया है कि 32% ऑफ द स्टैंडर्ड 7 के और 27% स्टैंडर्ड 8 के वो जो है क्लास सेकंड की किताबें नहीं पढ़ पा रहे थे, ठीक है। और इस बार 26% है। तो देखा जाए तो मोर और लेस सिमिलर ही कंडीशंस बनी हुई है, कोई भी इंप्रूवमेंट हमारे एजुकेशन सेक्टर में हो नहीं पा रहा है। तो ये काफ़ी कॉज ऑफ कंसर्न चल रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में देखा जाए तो, और इसके ऊपर काम करने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें देखिए बोला गया कि 57% ऑफ द 14 टू 18 ईयर ओल्ड जो है जिनका सर्वे किया गया है उनके पास बेसिक रीडिंग स्किल्स भी नहीं है, और 28% ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट एनरोल्ड इन द स्कूल। और इसमें बहुत सारा सेक्शन ऐसा भी है जो 14 से 18 साल के हैं लेकिन वो स्कूल में एनरोल्ड नहीं है, उन्होंने एजुकेशन छोड़ रखी है, ठीक है। तो ऐसा भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग अगर एनरोल्ड भी हैं तो वो अटेंडेंस नहीं है, यानी उन्होंने स्कूल में नाम तो लिखा लिया लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे। तो 60% लगभग आंकड़ा ऐसा है जो सिर्फ एनरोल्ड है लेकिन वो स्कूल रेगुलरली नहीं जा रहे, तो उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी और लर्निंग पोटेंशियल पे काफ़ी हैम्पर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके ऊपर काम करने के लिए भी बोला जा रहा है। और यहाँ पर एक और बात बताई गई है, स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन द रूरल इंडिया रिपोर्ट है जो संबोधी एंड द डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट ये निकालती है। तो उसने भी बताया कि ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द रूरल हाउस होल्ड, जो रूरल हाउस होल्ड है उसमें एक स्मॉल फ्रैक्शन ही है जो घर पे रीडिंग मटेरियल रखता है, अदर देन दी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ की किताबें होती हैं, जो करिकुलम की किताबें उसको छोड़ के दूसरी किताबें रखने वाला जो सेक्शन है वो बहुत कम है, यानी ज़्यादा रीडिंग मटेरियल ही नहीं है कि बच्चे उसको रीड कर सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और अभी चिल्ड्रन को से अगर उनकी करियर के बारे में देख सर्वे किया गया तो ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को तो आइडिया ही नहीं है कि क्या उनका करियर का गोल है या क्या वो करियर में प्लान कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा प्लानिंग पहले से है नहीं, और कुछ लोगों ने अगर प्लान कर भी रखा है तो जो नॉर्मल ट्रेंड होता है कि कुछ लोगों का पुलिस और डिफेंस का ट्रेंड है, और कुछ जो फीमेल एस्पेरेंट्स हैं उनका है डॉक्टर और टीचर का, ये कुछ उनके प्रोमिनेंट करियर ऑप्शंस है, ठीक है। लेकिन वो भी उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ पाथ नहीं है कि किस तरीके से वहाँ तक पहुँचना है। तो वो एक यहाँ पर अभी भी मिसिंग फैक्टर है कि किस तरीके से अगर कोई डिसाइड भी कर रहा है तो उसको वहाँ तक कैसे पहुँचाना है, ये है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का यूज़ की बात की जा रही है कि किस तरीके से अभी सबके हाथ में स्मार्टफोन तो आ गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चे उसको सही चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, उसको एजुकेशनल के लिए या लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उनको चाहिए एंटरटेनमेंट में वो यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ भी उनका मन लगे वहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ सही चीज़ में करके उनको एक अच्छी स्किल प्रोवाइड की जा सकती है, वो बात बताई गई है। लेकिन इसमें जो अटैक है, जो गवर्नमेंट है, इसका इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो स्टूडेंट्स को है वो एक अच्छी लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन काफ़ी कोर्सेज कर सकते हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड है या आगे जाके करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सोचने वाली या वैसी ज़्यादा उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। अभी टाइम आ गया है कि आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लें, क्योंकि जो बच्चा 2018 में इंप्रूव किया जा सकता था आज 2024 आ गया है, तो 5-6 साल उसके निकल गए, उसको वहीं पर अगर टैप किया जाता और वहीं पर कुछ इंप्रूवमेंट किया जाता तो उसका करियर का जो पाथ है वो चेंज किया जा सकता था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आप आज भी अगर इसको चेंज करें तो काफ़ी लोगों का जो है करियर वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें यही बातें बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल जो है ये बात कर रहा है कि किस तरीके से जो वाइल्ड लाइफ कैप्चर है और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूइंग है वो किस तरीके से अलग अलग है। जैसे हम दोनों को एक ही कंसीडर कर देते हैं और एक ही नाम से दोनों को बता देते हैं कि जैसे कहीं कोई जानवर पाया गया तो हम उसको निकालते हैं और कहीं दूसरी जगह रिलोकेट कर देते हैं, तो हम उसको रेस्क्यू भी बोलते हैं, जबकि हम उसको रिलोकेट कर रहे हैं और कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो गलत टर्म यूज़ कर रहे हैं, और जो ये चीज़ें हैं वो एनिमल को भी इफेक्ट कर रही हैं और इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रही हैं, यही सारी चीज़ें इस वाले आर्टिकल में बताई गई हैं। तो देखिए ये जो आर्टिकल है वो कह रहा है कि किस तरीके से जो ह्यूमन ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का इंटरेक्शन है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि जो है हम एक ही इकोसिस्टम को शेयर कर रहे हैं, एक ही एनवायरनमेंट को शेयर कर रहे हैं, तो हमारे इर्द गिर्द ही वो भी रहते हैं, तो ह्यूमन और एनिमल का इंटरेक्शन काफ़ी अक्सर फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाता है। और ऐसे में हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं कि वो हमें हार्म ना करे, ठीक है। तो हम उसको रेस्क्यू के लिए या उसको रिलोकेट करने के लिए कोई टीम बुला लेते हैं। तो अब यहाँ पर वही बोला गया है कि हर बार रेस्क्यू या कैप्चर, रेस्क्यू इज डिफरेंट, रेस्क्यू मतलब आप किसी को किसी से बचा रहे हैं, लेकिन आप कैप्चर करके किसी को हार्म कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर एथिकल नहीं बताया गया, उसको सही नहीं बताया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अक्सर बात की जाती है एलिफेंट हुआ, स्नेक हुआ, लार्ज कार्निवल हुआ, ये सारी लोगों को अक्सर ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन हो जाता है, और इनको जब रेस्क्यू किया जाता है या कैप्चर किया जाता है ताकि ह्यूमन को बचाया जा सके इनसे, क्योंकि ह्यूमन डरा हुआ रहता है, ठीक है। तो केमिकल और फिजिकल इमोबलाइजेशन का यूज़ किया जाता है एनिमल्स के ऊपर, जिससे उनको काफ़ी हार्म होता है, ठीक है, और उनको काफ़ी इफेक्ट गिरता है। और लेपर्ड की भी बात की गई है, किस तरीके से भी बहुत सारे केसेस लेपर्ड के भी देखने को मिलते हैं कि लेपर्ड ह्यूमंस के करीब आ जाते हैं और उनसे आमना सामना हो जाता है तो उनको भी पकड़ा जाता है, ठीक है।
अब लेपर्ड जो है वो जो लाइव स्टॉक्स होते हैं, जो गाय भैंस होते हैं आदमी के पास, वो उनको अटैक कर लेते हैं, और एलिफेंट जो है वो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। तो इससे बचने के लिए जो इंसान है वो इनसे अवॉइड इनको दूर करना चाहते हैं और रेस्क्यू टीम को बुलाते हैं ताकि इनको पकड़ के कहीं और ले जाया जा सके, ठीक है। अब एडवाइस है इसके ऊपर कि कैप्चर कब करना है, कब नहीं करना है, और करना भी है कि नहीं करना है, ठीक है। तो ह्यूमन और लेपर्ड का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, इसको देखते हुए पहले से ही एक मतलब नियम है, रूल बनाया हुआ है कि आपको जब ज़रूरत पड़े तभी आपको कैप्चर करना है। अननेसेसरीली आपको लेपर्ड को या एलिफेंट को सिर्फ देखते ही उसको कैप्चर नहीं कर लेना जब तक ज़रूरत ना हो कि उसको कैप्चर करके कहीं और छोड़ा जाए, ठीक है। ये बात ज़रूरी है और ध्यान देने वाली बात है, लेकिन इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है और इसको इग्नोर कर दिया जाता है। ये बात बताई गई है। और अभी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि किस तरीके से अभी एक जो एलिफेंट था वो उसको पकड़ा गया एक जगह और उसको फिर कहीं और छोड़ दिया गया, लेकिन वो उसके साथ क्या हुआ, जैसे वो जिस एनवायरनमेंट में, जिस इकोसिस्टम में वो फेमिलियर था वहाँ पे तो रह ले रहा था, लेकिन उसको कहीं और छोड़ दिया गया, तो वहाँ पर उसको पता नहीं चल रहा था और वो यहाँ वहाँ भटक रहा था। फिर फाइनली क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई क्योंकि वो दूसरे स्टेट में चला गया था, फिर वहाँ भी उसको कैप्चर किया गया और इधर उधर रिलोकेट किया गया, तो वो इसको अडाप्ट नहीं कर पाया और कुछ प्रॉब्लम हुई और उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे इंस्टांसेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब रेस्क्यू ऑफ स्नेक की बात की जा रही है कि किस तरीके से स्नेक को हम एक हैबिटेट से कैप्चर करते हैं और फिर उसको कहीं और रिलोकेट कर देते हैं। तो ये जो वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं कि वहाँ पर और भी स्नेक्स आ सकते हैं, तो ये सोल्यूशन नहीं कि आप जहाँ भी जानवर देखें आप उसको वहाँ से कैप्चर करें और कहीं रिलोकेट करें। आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या है, क्या और कुछ सोल्यूशन निकल सकता है, तो कुछ मिड पाथ आपको निकालना पड़ेगा। रिलोकेट करना एक सोल्यूशन नहीं है, वही सारी बातें इसमें बताई गई है। और कर्नाटका का एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम, रेगुलर मॉनिटरिंग, फेंसिंग, बेटर लाइटिंग, पब्लिक एजुकेशन, इंप्रूव वेस्ट मैनेजमेंट, तो काफ़ी चीज़ें वो इसके ऊपर कर रहे हैं ताकि पब्लिक की भी अवेयरनेस बढ़े और जो एक बाउंड्री है एनिमल और ह्यूमन के बीच में वो भी क्रिएट की जा सके। तो कर्नाटका वाले एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है और डेफिनेटली सभी स्टेट को इसको देखना चाहिए, ठीक है। तो यही था इस आर्टिकल में। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब देखिए ये वाला आर्टिकल जो है ये बात कर रहा है कि किस तरीके से अभी हमारा जो बूस्ट करना है हमारे एक्सपोर्ट्स को, तो हमें क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो बोला गया जो ट्रेडिंग रूल्स है उसको सिंप्लीफाई करिए ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज़ किया जा सके और हमारी जो जीडीपी है वो ग्रो हो सके। क्योंकि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी ने, इस समय अभी प्रोजेक्ट किया था कि हमारी आने वाले साल में जो ग्रोथ रहने वाली है वो लगभग 7% रहने वाली है, लेकिन पिछले साल हमारी ग्रोथ कितनी थी, 7.6% थी, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर कितना रहेगा जो प्रोजेक्ट किया, 7.2%, तो फिर भी ये हमारी पहले की ग्रोथ से कम है। तो काफ़ी ये चिंताजनक बात है कि हमारी जीडीपी ग्रो होनी चाहिए तो वहीं वो कम हो रही है। तो वही सारी बात इसमें बताई गई है कि किस तरीके से हमें जो है हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और जो ट्रेडिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट आएगा तभी तो हमारे यहाँ पे जीडीपी ग्रो करेगी, क्योंकि जब पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो खर्चेंगे और खर्चेंगे तो इकॉनमी ग्रो होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये चलता है सारा सीन, ठीक है। तो अभी बोला गया है कि जो एडीबी है वो सजेस्ट कर रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर फोकस करना चाहिए विद सिंपलर रूल्स एंड रेगुलेशन ताकि इन्वेस्टमेंट आ सके। तो इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। तो देखिए ये वाला आर्टिकल जो है ये बात कर रहा है कि किस तरीके से जो जूलियन असांज थे, जो विकीलीक्स के एक वन ऑफ द फाउंडर हैं, तो उन्होंने जो 2010 में जो यूएसए गवर्नमेंट की काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है विकीपीडिया पे डाल दिए थे, जिसमें उसको यूएसए को इराक और अफगानिस्तान वॉर में बैड लाइट्स में दिखाया गया था। तो उनको उनके ऊपर तब से ही केस चल रहा है, उनके ऊपर काफ़ी कार्रवाई हो चुकी है और वो जेल में फिलहाल है, यूके किसी जेल में बंद है। तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी एल्बेनीज, उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट जोसेफ बिडेन से रिक्वेस्ट की है कि इनको डेथ पेनल्टी ना दिया जाए और इनको चांस दिया जाए ताकि ये काफ़ी अभी पहले से ये काफ़ी सज़ा काट चुके हैं, लेकिन अभी एक रिक्वेस्ट है कि आप इनको डेथ पेनल्टी ना दें, ठीक है। तो जूलियन असांज का केस 2010 का है, वो तब से ही मतलब 2010 में उन्होंने यूएस गवर्नमेंट की काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो है वो विकीपीडिया पे लीक कर दिए थे, जिसमें यूएस आर्मी को बैड लाइट्स में दिखाया गया था इराक और अफगानिस्तान की। तो बस यही था एडिटोरियल में। चलिए अब देखते हैं कि न्यूज़ एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है कि जो बीजेपी है उसका एक एज है, लेकिन एक टफ फाइट देखने को मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इलेक्शन के टाइम पे उसकी बात की गई, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू है जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, ठीक है। कि ये कुछ जो नेगेटिव है बीजेपी के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए कि टाइम इज़ नॉट फार फॉर जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटहुड उसको दे दिया जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर को आने वाले समय में स्टेटहुड देने की भी बात पीएम मोदी ने कही है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो आर्टिकल है, ये अभी जो रामेश्वरम कैफ़े था बेंगलुरु में जो ब्लास्ट हुआ था तो उसका कल्प्रिट पकड़ा गया है, ठीक है। तो उसको पकड़ लिया गया है। और यहाँ पर देखिए दिल्ली में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात की जा रही है कि आर्टिकल 356 के तहत जो प्रेसिडेंट रूल होता है वो लगाया जा सकता है। और ये वाला यहाँ पर देखिए कि इन्फ्लेशन जो है वो स्लो हुआ है, लेकिन जो फूड बिल है वो उसकी कीमतें कम नहीं हो रही, क्योंकि जो फूड इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन ऑफ द कंज्यूमर, वो अभी भी कम नहीं हुआ है। वो कितना है 8.52% पे ही है। और जो नॉर्मल ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो 4.85% पर है, ठीक है। वो देखने में तो कम लग रहा है, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो कम नहीं हो रहा है। और जो आरबीआई है वो क्या कहती है इन्फ्लेशन कहाँ तक होना चाहिए, 4 + और -2, तो ये एक आइडियल रेंज है इन्फ्लेशन के लिए, यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अभी यूसीसी की बात की जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है, तो वो कह रहे हैं कि अभी जो लिव इन कपल रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनको यूसीसी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, यूसीसी उनको कोई हार्म नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या है।
यहाँ पर देखिए अभी जो यूपी है, बोला जा रहा है कि यूपी अभी जो है राइटर्स फ्री हो गया और यहाँ पर जो क्राइम है वो काफ़ी कम हो गया है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो गई है जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पर देखिए जो आप है वो कह रही है कि जो सेंटर है वो ट्राई कर रही है कि दिल्ली में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा दे। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के तहत कब लगाया जाता है, जबकि सेंटर की बात स्टेट नहीं मानता है, उस समय पे लगाया जाता है। तो ऐसा मेजरली देखा जाता है कि जो आर्टिकल 356 है जिसके तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है उसको मिसयूज़ भी बहुत किया जाता है, जहाँ पर हमारी सरकार सेंटर की सरकार नहीं होती है। तो ऐसा भी देखा जाता है काफ़ी बार। और यहाँ पर देखिए बीजेपी का कहना है कि वो यूपी में पूरी 80 सीट लेके आने वाली है। बाकी तो समय बताएगा कि कितनी सीटें मिलती हैं। और यहाँ पर देखिए मनरेगा की बात की जा रही है कि जो कांग्रेस है वो कह रही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने का काम करती है वो कांग्रेस ही करती है, जिसमें मनरेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके तहत मिनिमम 100 डेज़ का रोजगार किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है जो काम करना चाहता है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल पेज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो चाइना है वो कह रहा है कि वो डिफेंड करेगा सिक्योरिटी ऑफ द टोंगा फॉर पैसिफिक आइलैंड समिट। अभी जो टोंगा है वो एक पैसिफिक आइलैंड समिट करने वाला है, तो उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा चाइना उठा रहा है, क्योंकि टोंगा कह रहा था कि उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और अभी जो वेस्ट एशिया है वो एज पे है, क्योंकि जो ईरान है वो हिट कर रहा है अभी इसराइल को। क्यों? क्योंकि अभी जो आपने देखा होगा कि इसराइल का जो काउंसलर है उसके ऊपर हमला किया गया था और उसमें जो एक उनके इंपॉर्टेंट लीडर है उनकी डेथ हो गई थी, जो थे कि मोहम्मद रेजा जहेदी, इनकी डेथ हो गई थी। तो ईरान अभी कह रहा है कि ये जो अटैक है वो इसराइल ने कराया है, लेकिन अभी इसराइल ने इसको मना भी नहीं किया और एक्सेप्ट भी नहीं किया। ठीक है, तो लेकिन ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर इसको ब्लेम कर रहा है, तो और ये कह रहा है कि ये रिस्पॉन्स तो देगा इसराइल को। तो आने वाले समय में वेस्ट एशिया में काफ़ी टर्मोइल देखने को मिल सकता है, काफ़ी सिचुएशन ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो बाकी जितनी भी यूएस और इंडिया ये ऐसी कंट्रीज़ हैं वो अपने सिटीजन्स को ट्रैवल और बाकी एडवाइजरी दे रही हैं कि वो वहाँ से जल्द निकल सके और एक सेफ जगह पे पहुँच जाए, ताकि कुछ भी अनफॉर्चुन सिचुएशन आती है तो आप सेफ रहें। ठीक है, तो ये देखने को मिल रहा है। और चाइना अर्ज कर रही है यूएस को कि वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे वेस्ट एशिया में, ताकि कोई भी ऐसा टर्मोइल देखने का ना मिले जो ईरान और इसराइल के बीच अभी चल रहा है। और यहाँ पर देखिए जो रशिया है वो कह रहा है कि वो एक नेगोशिएशन स्टार्ट किया जा सकता है अगर 2022 का जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट था यूक्रेन और रशिया का जो अभी वॉर चल रहा है उसमें, अगर 2022 में जो डॉक्यूमेंट था उसके ऊपर अगर बात की जाएगी तो नेगोशिएशन पे बैठा जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, और अभी देखिए रशिया के कुछ जो ट्रेनर है, मिलिट्री ट्रेनर, वो नाइजीरिया पहुंचे हुए उनको ट्रेन करने के लिए। आगे ये स्पोर्ट्स का है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे आज के पूरे पेपर में। अब मिलेंगे हम कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।